वो है, सबसे पहली चीज़ आती है मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जब हम छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के कोई बड़ी चीज़ बनाते हैं और उस प्रोसेस में हम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, तो हम बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस है। और कैटाबॉलिज्म में हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिक प्रोसेस में आप देख सकते हो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर असेंबल्ड इनटू लार्ज वंस, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एनर्जी यहाँ पर प्रोसेस में रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत पड़ती है। और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब इसके बाद आते हैं ग्लाइकोलिसिस, विच इज़ द फर्स्ट बेसिक प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस मतलब कि ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन का मतलब अपने आप में ही हो गया कि ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगा। कैटाबॉलिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से हम इसको देखेंगे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो पायरुवेट में यहाँ पर कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पायरुवेट 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट होता है। तो दैट वेज यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट के जो कि 3 कार्बन के हैं। तो क्योंकि दो मॉलिक्यूल बने मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल दो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है और इस प्रोसेस में यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, इसका एनर्जी बैलेंस जो है या फिर एनर्जेटिक्स हम अल्टीमेटली बाकी के अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप बेसिक्स को समझ लीजिए। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे देखते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज जो है आप देख सकते हो वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए दो पायरुवेट मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। पायरुवेट मॉलिक्यूल उसके बाद में अब काफ़ी अलग अलग रास्तों में जा सकता है। मतलब एक रास्ता उसके पास है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो एनेरोबिक जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें एंटर कर सकता है और वहाँ पर वो एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्म करेगा और एसिटाइल कोएंजाइम का जो मॉलिक्यूल है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। इसके अलावा वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी जा सकता है, फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस भी हो सकता है। तो क्या क्या फेट हो सकते हैं पायरुवेट के, उसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ जी, तो पायरुवेट जो मॉलिक्यूल है सबसे पहले आप देखोगे ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब पायरुवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो कि कन्वर्ट हो रहा है 2 कार्बन के कंपोनेंट एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो इस प्रोसेस में एक कार्बन यहाँ पर एलिमिनेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ पर एंटर करता है एक साइक्लिक या साइकिल के फॉर्म में या एक साइक्लिक प्रोसेस में, जिसको कि हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं या फिर इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ये एरोबिक कंडीशन में ये प्रोसेस होता है, एरोबिक कंडीशंस में ये प्रोसेस यहाँ पर हो रहा होता है कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर हम एक कंडीशन और देखते हैं जहाँ पर पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, जैसे कि विगरस एक्सरसाइज के टाइम पर एनएरोबिक कंडीशंस में, जैसे कि आप मसल्स वगैरह में देखते हो कई स्ट्रेन वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। देयर इज वन मोर फेट ऑफ पायरुवेट विच इज कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये प्रोसेस भी आपका एनएरोबिक कंडीशंस में ही होता है, एनएरोबिक कंडीशंस में ही होता है। ओके, यहाँ पर 2 इथेनॉल और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और यहाँ पे आप फर्मेंटेशन का प्रोसेस देखते हैं स्पेसिफिकली। और यहाँ पे जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसमें यीस्ट इन्वॉल्व होता है। ये प्रोसेस को आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जहां पर हम NAD+ का रीजनरेशन का प्रोसेस भी देखेंगे बहुत डिटेल में, बिकॉज काफी एग्जाम्स में इस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में अलग से बात करेंगे। इसको पिक्चर के फॉर्मेट में यहाँ पर देख लेते हैं। ग्लूकोज जब पायरुवेट मॉलिक्यूल में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शंस के थ्रू, तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट है एरोबिक कंडीशंस में उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मींस 6 कार्बन, उसमें से 2 निकल गया मतलब कि 4 कार्बन बचा और 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मतलब कि 4 कार्बन, राइट। अब सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल में वो एंटर कर जाएगा और यहाँ पर हमको मिल जाएगा 4CO2 + 4H2O। और ये हमको मिलता है एनिमल्स, प्लांट्स एंड मेनी माइक्रोबियल सेल्स अंडर एरोबिक कंडीशंस। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हाइपोक्सिक या फिर एनएरोबिक कंडीशंस में हमको मिल जाता है 2 लैक्टेट,
fermentation to lactate in vigorously contracting muscles in erythrocytes and some other cells. इसके अलावा हमको ये माइक्रोब्स के केस में भी देखने के लिए मिल जाता है। और हाइपोक्सिक या फिर एनएरोबिक, हाइपोक्सिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी, एनएरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन का एब्सेंस, दोनों में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों कंडीशंस में यहाँ पर 2 इथेनॉल एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फर्मेंटेशन टू यीस्ट टू इथेनॉल इन केस ऑफ यीस्ट ये देखने मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे और इसके एनर्जेटिक्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। एंड क्योंकि मैं आपको मेटाबॉलिज्म कंप्लीट फुल फ्लेजेड मैनर में यहाँ पर इस चैनल पर पढ़ाने वाली हूँ अपकमिंग सेशंस के अंदर, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड बेल आइकन को हिट कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट कि मैं आपको पीडीएफ्स, आपके जितने भी पीडीएफ्स है वो सब आपको मिल जाए, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन। ग्लाइकोलाइसिस का ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम आज पूरे कंप्लीट डिटेल्ड पाथवे के बारे में बात करने वाले हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि मैं कुछ समय से रेगुलर वीडियोस नहीं दे पाई आपको बायोकेमिस्ट्री के बिकॉज ऑफ माय हेल्थ, बट अब से आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर बायोकेमिस्ट्री के वीडियोस इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू दी चैनल। ओके, एक और बात, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनके नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर रही हूँ। तो इफ यू हैव नॉट फॉलोड, नॉट ज्वाइन द ग्रुप एज ऑफ नाउ, मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के पिन कमेंट पे मिल जाएगा। ऑलराइट, देखिए सबसे पहली बात आ जाती है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो कि ऑलमोस्ट एवरी सेल के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, मतलब छोटे, उसको बेसिकली ब्रेक डाउन करके उसको पाइरूवेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ऑक्सीजन के होने ना होने से इसको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके यहाँ पर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स दैट इज एटीपी और एनएडीएच का फॉर्मेशन किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर 2 फेजेस देखेंगे हम, एक प्रेपरेटरी फेज होगी और एक पे ऑफ फेज होगी। प्रेपरेटरी फेज में क्या होता है कि यहाँ पर हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, मतलब जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एक पर्टिकुलर टाइम आप वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करते हैं। इफ यू आर डूइंग कोचिंग, आप कोचिंग में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आप प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको वहां पर पे ऑफ मिलता है, किसी भी फॉर्म में मिलता है बट पे ऑफ मिलता है। सो इसी तरीके से यहाँ पर हमने 2 फेजेस देखी हैं, प्रेपरेटरी एंड पे ऑफ फेज। स्टार्ट करते हैं एक एक फेज से बात करना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में सबसे पहले यहाँ पर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि ये रिएक्शन जो है, यहाँ पर मैं रिवर्सिबल का साइन लगाऊंगी क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है। मतलब कि देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक डायरेक्ट एरो लगाया, यहाँ पर मैंने रिवर्सिबल का साइन लगाया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर इस स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे तो वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे वापस जाने का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यही मतलब होता है रिवर्सिबल साइन का। यहाँ पर हम एनर्जी किस तरीके से बन रही है, क्या क्या हो रहा है, वो सबसे लास्ट में देखेंगे, बट अभी के लिए सबसे पहले मैं पूरी रिएक्शन एक बार लिख देती हूँ। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, उससे बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से बन जाता है। यहाँ पर बेसिकली ये ब्रेक डाउन करके हमको 2 चीजें देता है। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन होता है और हमको यहाँ पर 2 चीजें मिलती है। बेसिकली फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर हमको 2 चीजें मिलती हैं और ये रिएक्शन भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट कौन कौन से मिलते हैं, एक तो मिलता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, प्लस यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट मिलता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे यहीं पे, तो आप देखोगे वापस से यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन आपको देखने मिलेगी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन देखने मिलती है। और यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमको मिल जाते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अल्टीमेटली हमको क्या देंगे, वापस से एक
रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, बिसफॉस्फोग्लिसरेट। 3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पर कन्वर्ट होता है और यहाँ पर हमको ये वापस से एक रिवर्सिबल रिएक्शन की मदद से क्या देता है, ये हमको दे देता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट उसके बाद में कन्वर्ट हो जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में बाय रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली। और 2-फॉस्फोग्लिसरेट इसके बाद में हमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन की मदद से दे देता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से आप देखोगे आगे नेक्स्ट स्टेप पे हमको एक इरिवर्सिबल रिएक्शन दिखाई देगी और यहाँ पर हमको मिल जाता है पायरुवेट। तो बेसिकली यही है वो 10 स्टेप जो कि इस पूरी रिएक्शन में चल रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, क्या क्या एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर बन रहा होता है। सबसे पहले ये स्टेप है जहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप इस स्टेप पे देखोगे तो यहाँ पर एक फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमको कोई काइनेज एंजाइम चाहिए और इस एंजाइम का नाम होता है हेक्सोकाइनेज। ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है यहाँ पे साथ में एक को फैक्टर की भी जरूरत होती है, तो इन जनरल ये मैग्नीशियम को एज अ को फैक्टर यूज कर रहा होता है। अगर हम बात करते हैं कौन से पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या एनर्जी यहाँ पर किस तरीके से उसको ब्रेक डाउन हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली हमको फॉस्फेट चाहिए, वो फॉस्फेट कहीं से तो आएगा। तो इस जगह पे आप देखेंगे कि एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है एडीपी में और यहाँ पे हमको मिल जाता है क्या, फॉस्फेट, और यही फॉस्फेट यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये वापस से एक रिवर्सिबल स्टेप है। यहाँ पर हमें जो एंजाइम काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना एडिशन हुआ ना डिलीशन हुआ, सिर्फ ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली आइसोमेराइजेशन हो रहा है स्ट्रक्चर का। तो जो एंजाइम काम करता है उसका नाम होता है फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज या फिर फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। इस जगह पे जो एंजाइम काम करता है उसका नाम हो जाता है हाँ जी, फॉस्फोफ्रक्टो। अगेन एक फॉस्फेट यहाँ पर ऐड होगा क्योंकि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट हो चुके हैं एक फॉस्फेट से, तो एक फॉस्फेट ऐड होता है, वापस से काइनेज एंजाइम यूज होगा और काइनेज का नाम होगा फॉस्फोफ्रक्टो काइनेज 1, फॉस्फोफ्रक्टो काइनेज 1। और इस जगह पे भी हमें वापस से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वापस से यहाँ पर जो एटीपी है उसका हाइड्रोलिसिस होगा एडीपी एंड फॉस्फेट में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डीएचएपी में। बेसिकली यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर एल्डोलेज नाम का एंजाइम काम करता है, एल्डोलेज। अब इसके बाद में हमको यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिल चुका है इन जनरल। सो बेसिकली जो आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था वो भी इसी फॉर्म में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगेन आइसोमेरेज एंजाइम काम करेगा, क्योंकि आपने क्या देखा कि कार्बन का नंबर नहीं बदला, कुछ ऐड नहीं हुआ, कुछ डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे एक प्रोडक्ट दूसरे में कन्वर्ट हुआ है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, तो आइसोमेरेज एंजाइम यहाँ पे भी काम करेगा। आगे चलते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। वापस से देखो एक फॉस्फेट था, 2 फॉस्फेट हो गए हैं यहाँ पर, मतलब वापस से यहाँ पर हमको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर काइनेज की जगह हम डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को यूज करेंगे बेसिकली, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे हम बेसिकली NAD+ को कन्वर्ट करते हैं NADH में। नंबरिंग के बेसिस पे मैं आपको अभी वापस से बताऊंगी कि कितने कितने हमको NAD, NADH या ATP, ADP चाहिए होते हैं। ओके, वो हम नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे। D3P डिहाइड्रोजनेज यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे वापस से। यहाँ पे हमको 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस स्टेप पे हमको दिख रहा है क्लियरली कि एक फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज हो रहा है, मतलब कि इस स्टेप पे हमारे एनर्जी का जनरेशन का टाइम आ चुका है अब। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेज काइनेज, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज या फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज।
अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे खास बात क्या होगी, यहाँ पे अब एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एडीपी से इसको फॉस्फेट मिलता है सबस्ट्रेट से, और यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो क्योंकि यहाँ पर एक फॉस्फेट जो है वो यहाँ से मिल रहा है, वो हमको कहाँ से मिल रहा है, सबस्ट्रेट से मिल रहा है, बेसिकली इससे मिल रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है बेटा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है, SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 3-फॉस्फोग्लिसरेट था। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो यहाँ पर वापस से बेसिकली सिर्फ पोजीशंस चेंज हुई हैं। तो यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज काम करता है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम यहाँ पर काम करता है। अब इसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है। तो यहाँ पे इनोलेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। इसके बाद में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट बन जाता है। तो बेसिकली इस जगह पे पाइरुवेट काइनेज एंजाइम काम करता है, पाइरुवेट काइनेज। क्योंकि आप देखोगे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट था, तो बेसिकली फॉस्फो यहां से निकला है फॉस्फेट ग्रुप, इनोल पाइरुवेट बेसिकली पाइरुवेट फॉर्म कर लिया है, और यहाँ पे वापस से आप देखेंगे कि एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली इस जगह पर जो एडीपी है वो वापस से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एंड इस रिएक्शन को भी हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ओके, तो ये दो जगह पे मेनली हमको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने मिलता है इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब कार्बन नंबरिंग को यहाँ पे जो कार्बन है, प्रोडक्ट जो भी कंपोनेंट्स है उनको सेटिस्फाई करवा लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले ग्लूकोज अगर मैं बात करूं तो 6 कार्बन का कंपोनेंट है और टोटल 1 मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी वापस से 6 कार्बन का कंपोनेंट होगा और 1 मॉलिक्यूल होगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वापस से 6 कार्बन का कंपोनेंट है और 1 मॉलिक्यूल है। अभी तक 6 के 6 कार्बन चल रहे हैं और यहाँ पे 1 ही मॉलिक्यूल चल रहा है। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट भी आपका 6 कार्बन का कंपोनेंट होगा और 1 मॉलिक्यूल होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जब ये ब्रेक डाउन होगा इसका, तो ये भी 3 कार्बन का कंपोनेंट बनेगा और ये भी 3 कार्बन का कंपोनेंट बनेगा और ये बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। और जब इसका इसमें आइसोमराइजेशन या कन्वर्जन हो जाता है तो ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम यहाँ चलेंगे 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होगा। तो आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ूंगी, यहाँ पर एटीपी का जो प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन या जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो एडीपी से एटीपी कितने बनेंगे, यहाँ पर 2 बनेंगे। ऑलराइट, तो ये चीजें छोटी छोटी हैं जिनको कि आपको याद रखना है। लेकिन शुरू में क्योंकि एक ही एक मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक एटीपी को यूज किया था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। करते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली इस जगह भी 3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का कंपोनेंट है और 2 मॉलिक्यूल्स है। ये भी 3 कार्बन का कंपोनेंट है और 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये भी 3 कार्बन का कंपोनेंट है और 2 मॉलिक्यूल्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखेंगे 3 कार्बन का कंपोनेंट 2 मॉलिक्यूल्स और 3 कार्बन का कंपोनेंट 2 मॉलिक्यूल्स। अगर हम यहाँ पे एडीपी और एटीपी के सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी कितने होंगे, वापस से आप देखोगे यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2 जगह पे यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शंस होती हैं। ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप हो गए। अब इसके बाद में यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो होता है कि कितनी कितनी एनर्जी यहाँ पर उसका प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, और कौन कौन से फेज जो थे वो प्रेपरेटरी फेज थे और कौन कौन से फेज यहाँ पर पे ऑफ फेज थे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप्स को देख लेते हैं, यहाँ पर स्टेप्स की काउंटिंग कर लेते हैं एक बार। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट हुआ है, दिस इज द सेकेंड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है फोर्थ स्टेप जहाँ पे दोनों कन्वर्ट हुए हैं, एंड फिफ्थ स्टेप आ जाएगा आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का फॉर्मेशन, और यहां तक हम बोलते हैं प्रेपरेटरी फेज चलती है, प्रेपरेटरी फेज यहां तक चलती है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगी 6th स्टेप, 7th स्टेप, 8th स्टेप, 9th एंड ये 10th स्टेप, और यहां पे हम बोलते हैं 6 से लेके 10 तक पे ऑफ फेज चलती है।
अब इसमें एक इंपॉर्टेंट या ध्यान देने वाली बात क्या हो जाती है कि हम जितने भी स्टेप्स को नंबरिंग कर रहे हैं ये आपको आगे हेल्प करेगा जब हमें ये जानना होगा कि वो कौन कौन से स्टेप्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन कौन से स्टेप्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी कुछ चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगी, बट अभी के लिए इस क्लास में बस हम एक चीज और समझ लेते हैं, विच इज कहाँ कहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ है और कहाँ कहाँ एनर्जी कंज्यूम हुई है, और फाइनली जो एनर्जेटिक्स होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रेगुलेशन के साथ में समझाऊंगी। ओके, तो एक जगह फर्स्ट स्टेप जो था हमारा, यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा बल्कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, यहाँ पर वापस से एनर्जी आप देखोगे तो कंज्यूम हो रही है। ओके, यहाँ पर एनर्जी, अब यहाँ आप देखेंगे तो वापस से इस जगह पर क्या होता है, एनर्जी जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे दो फॉस्फेट बेसिकली इस्तेमाल होते हैं और ये आपके इस्तेमाल होके यहाँ पर फॉस्फेट एक जो एडिशन हो रहा है वो करवा देंगे, है ना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एंड फाइनली इस स्टेप पर भी आपके एनर्जी का आपको प्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देता है। हमारे पास, हाँ जी, हमारे पास टोटल 2 एटीपी हैं जो कि इस्तेमाल हुए थे, सो देयर वर 2 एटीपी जो कि कंज्यूम हुए थे। ठीक है, मैं माइनस साइन क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि वो कंज्यूम हो गए हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ कितनी चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, तो यहाँ पर 4 एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। आपने देखा 2 स्टेप्स थे अलग अलग, एक ये लास्ट वाला 10th वाला और एक ये 7th वाला, 4 एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं और साथ ही साथ 2 NADH प्रोड्यूस हुए हैं। तो इस तरीके से चलती है यहाँ पर एनर्जेटिक्स। ओके, मैं आपको आगे कुछ स्लाइड्स और दिखा दे रही हूँ सो दैट आप उसको और ज्यादा अगर डिटेल में देखना चाहें खुद से तो स्लाइड्स के बेसिस पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो सारी स्लाइड्स बनी हुई है जो मैंने अभी आपको लिखकर बताया है, सो इफ यू लाइक फील कि आपको और थोड़ा क्लैरिटी से देखने हैं डायग्राम्स, सो यू कैन सी सारे के सारे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे यहाँ पे स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको चीज दी गई है, कौन से नंबरिंग जो कार्बन की है वो तक यहाँ पर दिखाई गई है, विच इज वेरी हेल्पफुल व्हेन इट कम्स कि आपका कौन सा कार्बन किधर जा रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ में। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप यहाँ पे चीजों को बहुत क्लियरली समझ सकते हो। देख रहे हो आप यहाँ पे भी चीजें आपको क्लियरली मेंशन की गई है। सिमिलरली आपका जो पे ऑफ फेज है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ऑलराइट, साथ ही साथ एंजाइम्स कौन कौन सी जगह पे क्या क्या हो रहा है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बता दी गई हैं। यहाँ पहला प्राइमिंग रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर सेकंड प्राइमिंग रिएक्शन है, यहाँ पर क्लीवेज है 6 कार्बन शुगर फॉस्फेट का टू 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट। आगे चलेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था जहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हो रहा है वो ये वाला प्रोसेस था। देन फर्स्ट एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हो गया एंड ये सेकेंड एटीपी फॉर्मेशन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गया। Okay, I hope you have liked the video. Make sure to subscribe the channel for all such amazing content. अब बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैं आपको जितने भी बायोकेमिस्ट्री की वीडियोस हैं वो डेली बेसिस पर ऑलमोस्ट कोशिश करूंगी एक वीडियो आप लोगों को एटलीस्ट मैं दे दूं। एंड इसके अलावा टेक्निक्स पे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आपको वीडियोस दे रही हूँ। मेक श्योर यू आर वाचिंग ऑल द टेक्निक्स रिलेटेड वीडियोस। बहुत ही क्रिस्प शॉर्ट फॉर्मेट में 5-10 मिनट के वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हो। आपका यूनिट 13 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा वहां से। ओके एवरीवन, बाय बाय। हाय एवरीवन, सो इन दिस वीडियो हम बाकी के जो ग्लाइकोलाइसिस के टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, जब हम एनर्जेटिक्स के बारे में बात करते हैं इसका मतलब कितना एनर्जी, नेट एनर्जी का प्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू होता है वो हम यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस जब ग्लाइकोलाइसिस का समझाया था स्टेप बाय स्टेप मैनर में, हमने ये देखा था कि वो कौन कौन से स्टेप्स है जहाँ पर जो ATP है या NADH है उसका यूटिलाइजेशन होता है और कहाँ कहाँ पर उनका प्रोडक्शन होता है। तो जो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की, यहाँ हमने देखा ATP का यूटिलाइजेशन होता है। सेकेंड स्टेप पे भी हम थर्ड स्टेप पे भी हम देखेंगे ATP का वापस से यूटिलाइजेशन होता है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं हम देखते हैं यहाँ पर NADH का फॉर्मेशन होता है, दैट इज 2 NADH मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में वापस से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 6th 7th स्टेप पे वापस से 2 ATP का फॉर्मेशन एंड 10th स्टेप पे वापस से 2 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर देखा जाता है। तो अगर मैं फाइनली आपको एनर्जेटिक्स के बारे में बताऊं तो अगर मैं बात करूंगी अलग अलग स्टेप्स के थ्रू, तो हमने देखा टोटल
2 एटीपी जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। 4 एटीपी का यहाँ पर हो रहा है प्रोडक्शन, और साथ ही साथ 2 NADH का भी यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब इन टोटल 2 एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है और 2 NADH मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। अब अगर हम एक NADH को इन जनरल लेके देखते हैं तो हम बोलते हैं कि एक NADH प्रोड्यूस करता है लगभग 2.5 ATP। दैट इज मैं बोल सकती हूँ कि एक NADH मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर हमको 5 ATP मॉलिक्यूल्स देगा। तो अगर मैं टोटल ATP जिनका जनरेशन हुआ है इन ग्लाइकोलिसिस, इन दी प्रोसेस ऑफ, अगर मैं ग्लाइकोलिसिस बात कर रही हूँ कि भाई टोटल कितने मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस, या फिर आप इसे नेट भी बोल सकते हैं बिकॉज हमने जो यूज हुए हैं उनको माइनस कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर टोटल 7 ATP जो है उनका प्रोडक्शन देखा जाता है। तो ये तो हो जाती है एनर्जेटिक्स की बात। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन का प्रोसेस। तो बहुत सिंपल है कि ग्लाइकोलिसिस एज अ प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको उसको एक मतलब स्ट्रिक्ट मैनर में रेगुलेट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई रेगुलेशन का प्रोसेस होना चाहिए, और इन जनरल ये वो स्टेप्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब एक बार इन स्टेप्स से हम आगे निकले तो वापस से हम देयर इज नो गोइंग बैक, ठीक है। अब अगर मैं वापस से आपको ग्लाइकोलिसिस की तरफ लेकर चलूं तो आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट स्टेप दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है, दिस वन है ना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनने का जो प्रोसेस है जहां पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम कर रहा है, इस प्रोसेस को मैं बोलूंगी कि ये एक कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके बाद में स्टेप नंबर 3 आ जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का बनना, जहां पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम काम कर रहा है, ये भी एक इरिवर्सिबल स्टेप हो जाता है। और लास्ट स्टेप जहां पर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है और पाइरुवेट काइनेज एंजाइम काम करता है, ये भी एक इरिवर्सिबल स्टेप हो जाता है। तो ये तीनों ही स्टेप्स वो स्टेप हैं जो कि इरिवर्सिबल स्टेप हैं, और यहाँ पर मेनली हम क्या देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है उसका रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन जनरल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको एंजाइम के फॉर्म में पूछा जाए तब भी आप आंसर दे सकते हैं, अगर आपको स्टेप के फॉर्म में पूछा जाए तब भी आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो पहला स्टेप कौन सा हो जाता है यहाँ पर, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन, और यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है जहां पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ जो एंजाइम काम करता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। एंड उसके बाद 10th स्टेप आता है जहाँ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इस जगह पर अगर मैं बात करूंगी तो पाइरुवेट काइनेज एंजाइम काम करता है। ओके, नाउ इन तीनों ही स्टेप्स के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि इनको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं इनके होने को, और कुछ ऐसे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इनके होने को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के बारे में, ठीक है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम के, या फिर अगर मैं एक चार्ट के फॉर्मेट में यहाँ पर आपको दिखाऊं, लेट मी जस्ट गिव दैट, यस। तो हेक्सोकाइनेज सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। हेक्सोकाइनेज की कुछ पॉजिटिव कंपोनेंट्स होंगे, मतलब उसको पॉजिटिवली अफेक्ट करने वाले, और कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो कि उसको नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। पॉजिटिवली अफेक्ट करने वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, या फिर उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने वाले, यहाँ पर आ जाता है AMP। और नेगेटिवली अफेक्ट करने वाले कंपोनेंट्स में अगर मैं बात करूंगी तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आ जाता है ATP और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। देन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ और नेक्स्ट एंजाइम की तरफ। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम 1 वाला, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव कंपोनेंट्स होंगे और कुछ नेगेटिव कंपोनेंट्स होंगे। पॉजिटिव में यहाँ पर नाम आ जाएगा किस किस का, एक तो अगेन AMP का। अभी मैं आपको इसका लॉजिक भी समझाऊंगी कि वाई देयर इज AMP एंड ATP, इसका क्या लॉजिक होता है एग्जैक्टली। तो AMP यहाँ पर पॉजिटिवली इसको रेगुलेट कर रहा होता है, प्लस फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है वो भी यहाँ पर इसको पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर नेगेटिव अगर हम स्टेप की तरफ चलेंगे वापस से यहाँ पर, तो नेगेटिवली इसको अफेक्ट कर रहा है वापस से ATP और साथ में सिट्रेट,
साथ में सिट्रेट, ठीक है, नेगेटिवली इसको ATP सिट्रेट एंड इसके अलावा H+ भी इसको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा होता है। ओके, देन आगे चलते हैं नेक्स्ट इन द थर्ड एंजाइम की तरफ, एंड द थर्ड एंजाइम इज पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज के भी कुछ पॉजिटिव अफेक्टर्स हैं एंड कुछ नेगेटिव अफेक्टर्स हैं। अगर मैं पॉजिटिव अफेक्टर्स की तरफ बात करती हूँ तो ये आ जाता है आपका वापस से AMP एडेनिन मोनोफॉस्फेट, एंड नेगेटिव अफेक्टर्स में यहाँ पर आ जाएंगे वापस से आपका ATP, ठीक है, एलेनिन एंड देन देयर इज एसिटाइल कोएंजाइम A। ओके, तो ये कुछ मेजर अफेक्टर्स। अब जरा एक बार रिएक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब कभी भी हम किसी रिएक्शन को देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि उसमें जो चीज सबस्ट्रेट की तरह यूज हो रही है, अगर मैं उसका अमाउंट बहुत या प्रोडक्ट का अमाउंट अगर मैं बहुत ज्यादा क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो बहुत सिंपल बात है कि वो चीज रिएक्शन को इनहिबिट करने लग जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट का अमाउंट मुझे क्या चाहिए, कंपैरेटिवली कम चाहिए, है ना, या प्रोडक्ट आपने देखा होगा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो वो फीडबैक इनहिबिशन करने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। साथ ही साथ फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का कॉन्सेप्ट आता है एक अलग स्टेप से, जो आप जब ग्लाइकोलाइसिस इन RBCs में आपको पढ़ाऊंगी इन दी नेक्स्ट वीडियो, तो वहां पर हम समझेंगे कि किस तरीके से फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इज अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ना इसको मैंने यहाँ पर एक डायग्राम के फॉर्म में भी दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है उसको कौन कौन से फैक्टर्स पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एंड AMP, एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ATP सिट्रेट एंड H+। फाइनली पायरुवेट काइनेज में ATP एलेनिन एंड देन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इसको पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये चीज भी, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी इसको पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ऑलराइट, तो ये हो गए सारे के सारे। अब इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेक श्योर करेंगे कि अब आपसे एक भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड गलत ना हो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस या फिर ग्लाइकोलाइसिस इन द केस ऑफ RBCs, किस तरीके से होता है, क्या चेंजेस वहां पर हम देखते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड उसके बाद मोर ओवर हमारा लाइक अगर मैं एक ओवरव्यू में बात करूं तो आपका ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस मोस्टली कवर हो चुका होगा, ठीक है। इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उन सबको सॉल्व कर लेंगे पिछले 10-15 सालों में, सो दैट आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इन अ होलसम मैनर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और किस टॉपिक पे आप चाहते हो मैं ऐसे वीडियोस आपको मास्टर क्लासेस के फॉर्म में देते रहूं, सो दैट आपका जो प्रेपरेशन है वो फास्ट ट्रैक पे चलता रहे। आई ट्राई कि मैं डेली बेसिस पर एक वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊं, तो जो भी टॉपिक्स आप मेरे साथ शेयर करोगे उन पे 10 मिनट वीडियो, शॉर्ट वीडियो, 5 मिनट 10 मिनट वीडियो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी, सो दैट आप टॉपिक को एक क्रक्स फॉर्मेट में एक और उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर भी हो जाएंगी और क्रक्स फॉर्मेट में आप उस टॉपिक को समझ भी जाओ, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इट, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय। हे एवरीवन, सो इन दिस सेशन वील बी टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोलाइसिस इन RBCs। अभी तक हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी ग्लाइकोलाइसिस के बारे में प्रीवियसली वो सब कुछ समझ लिया है। अभी हम ग्लाइकोलाइसिस जो RBC में प्रोसेस होता है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप सभी जानते हैं कि अगर मैं बात करती हूँ RBC के बारे में, तो RBC अगर मैच्योर RBC की स्पेसिफिकली हम बात करें तो वहां पे ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एब्सेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि RBC में कुछ इस तरीके से चेंजेस होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइक अगर मैं बात करूँ प्रिमिटिव RBC फिर मैच्योर RBC होगी तो इसमें से न्यूक्लियस हट चुका होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा इसमें, ना ही इसमें जो आपकी क्रेब्स साइकिल है वो चलती होगी, ठीक है। तो जो मैच्योर फॉर्म ऑफ हम देखते हैं आपकी RBCs, मैच्योर RBCs, ठीक है, उस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो एब्सेंट होती हैं, जैसे कि ना ही इसके पास में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ना ही इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, ना ही यहाँ पे कोई क्रेब्स साइकिल चलता है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पर क्या होती हैं, एब्सेंट होती है। तो जब यहाँ पे ये सब चीजें एब्सेंट होती है तो ग्लाइकोलाइसिस पे क्या फर्क पड़ता है एग्जैक्टली वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए,
Anaerobic oxidation of glucose that is glycolysis is the only source of energy for the RBC. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रेब्स साइकिल नहीं चलने वाली है. इनिशियल स्टेप्स जो होते हैं इस प्रोसेस के उनको एटीपी की जरूरत पड़ती है. इट कैन नॉट कंटिन्यू जब एटीपी कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, बिकॉज आप सबको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में शुरुआत में हमें एटीपी की जरूरत पड़ती है एंड बाद में एटीपी का फॉर्मेशन होता है. अब क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियाई नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं वो दे आर नॉट capable of generating energy via the Krebs cycle. Instead, ये डिपेंड करते हैं anaerobic conversion of glucose by the Embden-Meyerhof pathway, जिसको कि आप ग्लाइकोलाइसिस के नाम से भी जानते हो. इस पाथवे का दूसरा नाम ग्लाइकोलाइसिस होता है. ठीक है, तो जो एनएरोबिक कन्वर्जन है ना, पहले तो आपको याद है, देखो ग्लाइकोलाइसिस इन जनरल हम यही बात करते हैं कि वो एनएरोबिक है. तो हम जब आरबीसीज की बात आएगी तो स्पेसिफिकली ये समझेंगे कि इट इज एन एनएरोबिक प्रोसेस. एम्बडन-मेयरहॉफ पाथवे चल रहा है और उसी की मदद से यहाँ पर एनर्जी का जनरेशन हो रहा है. एम्बडन-मेयरहॉफ पाथवे दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. फिर से बता रही हूँ, फॉर द जनरेशन एंड स्टोरेज ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट्स दैट इज एटीपी. अब जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना, इनके पास ना एक बहुत ही खास एंजाइम प्रेजेंट है, या फिर बोल सकती हूँ कि एक बाईपास सिस्टम प्रेजेंट है, जिसकी मदद से यहाँ पर 2,3-DPG का फॉर्मेशन होता है. तो बेसिकली यहाँ पर एक ग्लाइकोलिटिक बाईपास प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट दैट इज 2,3 DPG या बीपीजी कुछ भी बोल सकते हो आप, बीपीजी भी बोल सकते हैं इसको एंड डीपीजी भी बोल सकते हैं. इसका होता है फॉर्मेशन और इसको हम क्या बोलते हैं? रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग शंट. ठीक है, ये जो शंट है ये बाईपास कर देता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज वाले स्टेप को. तो ये आपसे पूछा जा चुका है कि कौन से स्टेप को, कौन से एंजाइमेटिक स्टेप को बाईपास करता है और क्या किस चीज का फॉर्मेशन होता है? इस चीज का फॉर्मेशन होता है. और ये जो 2,3-DPG है ये क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, उसको डिक्रीज कर देता है. हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी है उसको डिक्रीज करवा देता है. आप सबको पता होगा ये जो कर्व होता है जहां पर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, तो एक तरफ जाने पर इनकी जो एफिनिटी है वो क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही होती है, और एक तरफ जाने पर इनकी एफिनिटी इंक्रीज हो रही होती है. तो वही है कि ये क्या कर रहा है? 2,3-DPG क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन को छोड़ के ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगी. ठीक है, इन एडिशन 2,3-DPG कॉन्स्टिट्यूट्स एन एनर्जी बफर. ये एनर्जी, अब यहाँ पे समझिए बात को कि इन द इरिथ्रोसाइट्स, जैसे यहाँ पे समझो कि इन द इरिथ्रोसाइट्स 2,3-DPG is synthesized and dephosphorylated in the Rapoport ल्यूबरिंग शंट. मैं दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा पहले डायग्राम. ये देखिए, तो ये नॉर्मली चल रहा है हमारा एम्बडन-मेयरहॉफ पाथवे दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे चल रहा है. अब यहाँ पे बीच में इस स्टेप के बाद में आप देख रहे हो रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग शंट जो है वो हमको देखने के लिए मिलेगा. तो होता क्या है कि ये वाला जो स्टेप चला जिसमें फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से ये चीजें बन रही है, अल्टीमेटली 3 कार्बन का एक कंपोनेंट बन रहा है. ठीक है, और ये भी अल्टीमेटली इसी में इंटर कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ से जब ये बनता है ना 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ तक तो ठीक है, इस स्टेप तक ठीक है. बट जो ये वाला स्टेप है जहां पर हम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की जरूरत पड़ती है एंजाइम की, ये वाला स्टेप यहाँ पर बाईपास हो जाता है. देख रहे हो, दूसरे रास्ते से. बाईपास का मतलब होता है कि हम इस रास्ते से ना जाके, जैसे सीधे सीधे चल रहा था ऐसे रास्ते से ना जाके हम बाईपास से निकल गए, बाहर से निकल गए. ठीक है, तो हम सिटी के अंदर एंटर नहीं किए, तभी बोलते हैं ना बाईपास. तो वैसा ही कुछ हो रहा है कि हमने इस एंजाइम का इस्तेमाल नहीं किया और हमने क्या किया? हमने यहाँ पर बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम का इस्तेमाल किया. ठीक है, एंड देन बिसफॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेटेज का इस्तेमाल किया और इसकी मदद से अल्टीमेटली यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट. एंड अल्टीमेटली फिर उसके बाद वापस से पाथवे एंटर कर जाता है इसमें, एंड जैसे कि नॉर्मली चलता है वैसे ही चलता है. इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रैपोपोर्ट ल्यूबरिंग शंट. ठीक है, अब इसी के बारे में कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं आपके सामने कि जो एरिथ्रोसाइट्स है वहां पर इसका फॉर्मेशन हुआ और इसका डीफॉस्फोराइलेशन हुआ. देख रहे हो, अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट है, मतलब बहुत सिंपल बात है कि इसके पास से एक फॉस्फेट को रिमूव करवा दिया जाएगा. ठीक है, तो वही हो रहा है यहाँ पे कि इसका डीफॉस्फोराइलेशन भी होता है. ग्लाइकोलिटिक बाईपास जो है वो यूनिक होता है मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स में, और ये एक इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल मीन्स बताता है टू रेगुलेट ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसकी मदद से
एग्जैक्टली कैसे ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इसको आप चाहो तो खुद से भी एक बार पढ़ सकते हो, हालांकि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझा दी है। सो वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। ओके, एंजाइम कौन सा था उसको याद रखिएगा, बिस फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। कई बार सीएसआई में चीजें पूछी गई हैं आपसे, है ना। विच पजेस सिंथेस एंड फॉस्फेटेज एक्टिविटी। ठीक है, तो बेसिकली इसके पास में मल्टी फंक्शनल एंजाइम है। ये जो एंजाइम है ना, इसके पास दो एक्टिविटीज है। कौन कौन सी? सिंथेज एक्टिविटी है इसका फॉर्मेशन करवाने की, और फॉस्फेटेज एक्टिविटी है इसको फॉस्फेट यहां से निकलवाने की। ठीक है, और दूसरी चीज कि ये जो एंजाइम होता है, कुछ अगर आगे के स्टेप भी पूछे आपसे एग्जाम में, तो ये जो एंजाइम होता है ये होमोडाइमर होता है, जहां पर 30 किलो डाल्टन की 2 सब यूनिट्स जुड़ती हैं। 258 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है सब यूनिट। ठीक है, द एंजाइम इज क्लोजली रिलेटेड टू द ग्लाइकोलिटिक हाउसकीपिंग एंजाइम MPGM। ओके, सो इतना ही आई थिंक काफी है इसके लिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने यहाँ पर देखे। यू कैन रीड दिस राइट अप वंस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसीज में ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। आई होप यू आर क्लोजली फॉलोइंग एवरीथिंग। देखो, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर हम क्या करें एग्जैक्टली, मेटाबॉलिज्म जो है ना उसको हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट करने वाले हैं बिफोर दिस एग्जामिनेशन साइकिल। तो मेक श्योर कीजिए, अभी तक हमने जो सबसे पहला प्रोसेस था उसको एकदम डिटेल्ड फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया है, ग्लाइकोलाइसिस को। अब इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी एक अलग से वीडियो में, और इसके बाद में हम आगे के जो स्टेप्स हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, फॉर एग्जांपल क्रेब्स साइकिल, ETC, चाहे वो आपके प्लांट्स के मेटाबॉलिक पाथवेज हों, ठीक है, लिपिड के जिसकी भी जितनी भी मेटाबॉलिक पाथवेज है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आपके जो DNA वाला पार्ट है, और अमीनो एसिड, सभी के मेटाबॉलिक पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मेक श्योर आपने इस चैनल को ज्वाइन कर रखा है, एंड यू आर लाइक आप सारे वीडियोज को विदाउट फेल देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल्सो वन मोर थिंग कि आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसी की मदद से आप सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे PDFs, चाहे वो एग्जाम पेपर्स हो, चाहे वो आपके बुक्स हो, सब कुछ आपको उसी चैनल पर मिलता है, और बहुत सारे आप जैसे स्टूडेंट्स भी वहां पर प्रेजेंट हैं जो आपस में आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हो। तो मेक श्योर यू आर प्रेजेंट इन दैट टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक मैं यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के पिन्ड कॉमेंट में दे दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।